everyone, this is Kanika Bali from the Tax Planet, and I'm here today with you and presenting a very interesting video which will help you to understand the tax treatment of dividend income. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिविडेंड इनकम क्या होती है. डिविडेंड इनकम इज बेसिकली द रिटर्न अ शेयर होल्डर गेट्स बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी. ओके, अब मैं आपको ये एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. एक पर्सन है मिस्टर अनिरुद्ध. उन्होंने 150 शेयर्स परचेज करे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एट द रेट ऑफ ₹200 and 450 पर शेयर. ओके, तो अब जब उन्होंने ये शेयर्स परचेज करे, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में 3,67,500. दिस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. नंबर ऑफ शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया परचेज प्राइस पर शेयर. नाउ अब क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करती है एंड द डिविडेंड अमाउंट इज ₹175 पर शेयर. अनिरुद्ध ने, जिन्होंने 150 शेयर्स ले रखे थे, उनको हर शेयर पर ₹175 एज अ डिविडेंड मिलेगा. तो हो गया टोटल अमाउंट 26,250. तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी अराउंड 3,67,000 की, उसके अगेंस्ट उन्हें रिटर्न मिला है रिलायंस से 26,250 का. तो ये जो रिटर्न उनको मिला है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड इनकम. ओके, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, क्या डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है? ऑफ कोर्स यस, डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल. इट इज नॉट exempt, इट इज नॉट टैक्स फ्री. द अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज दिस कि डिविडेंड इनकम हमें किस हेड में रिपोर्ट करनी है वाइल फाइलिंग आवर ITR. वी ऑल नो कि जब भी हम अपनी ITR फाइल करते हैं तो वी हैव टू रिपोर्ट इट अंडर द करेक्ट हेड. तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और उसमें डिविडेंड इनकम कौन से हेड में फॉल करेगी, ये अब डिपेंड करता है कि एक शेयर होल्डर ने जो शेयर्स हैं वो एज एन इन्वेस्टर होल्ड करे हुए या एज अ ट्रेडर होल्ड करे हुए. अगर एज एन इन्वेस्टर शेयर्स होल्ड करे हुए हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड टैक्सेबल होगा. और अगर एज अ ट्रेडर्स होल्ड करे हुए शेयर्स, मतलब कि जिस पर्सन ने शेयर्स होल्ड करे हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के या किसी और भी कंपनी के, और वो शेयर्स की रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं एंड एक ट्रेडिंग एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं शेयर्स को लेकर, तो वो एक ट्रेडर बोले जाएंगे शेयर्स के. और इस केस में जो डिविडेंड इनकम है वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल होगा. ओके, तो कौन सा हेड यूज होगा डिविडेंड इनकम के लिए, ये डिपेंड करता है कि हमने शेयर्स एज एन इन्वेस्टर होल्ड करे हुए हैं या एज अ ट्रेडर. In case of an investor, it will be taxable under the head income from other sources, and in case of a trader, it will be taxable under the head profits and gains from business and profession. Now, dividend income के ऊपर कोई TDS provisions हैं? TDS means tax deducted at source. ओके, अब ये डिपेंड करता है कि जो शेयर होल्डर है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ओके, या वो एक फर्म है, कंपनी है, या LLP है, या एसोसिएशन ऑफ पर्संस है. एंड थर्ड आता है कि क्या वो एक नॉन रेजिडेंट है. ओके, अब मैं सबसे पहले आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर TDS प्रोविजंस एक्सप्लेन करूंगी. अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को TDS रिसीव होता है विच इज लेस देन 5,000, देन देयर इज नो TDS ऑन इट. अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को TDS रिसीव होता है विच इज मोर देन 5,000, देन TDS रेट इज 10%. अनिरुद्ध के केस में TDS इज मोर देन 5,000, इसलिए TDS वुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%. नाउ कमिंग टू द केस ऑफ लाइक अ फर्म, HUF, LLP, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस. अगर इन्होंने शेयर्स होल्ड करे हुए हैं किसी भी कंपनी के और उनको डिविडेंड इनकम मिलती है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट TDS रेट इज 10%. इन केसेस में अगर 5,000 से कम की भी डिविडेंड रिसीट है तब भी TDS 10% के रेट से डिडक्ट होगा इनको पेमेंट के समय. अब आता है नॉन रेजिडेंट का केस. ओके, अब नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट्स होते हैं विच हु आर नॉट रेजिडेंट्स, जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है. ये हमें पता चलता है जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं. एंड रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होता है बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डेज अ पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया. This is a topic of a separate video and a separate blog. I will explain you there. अब मान लेते हैं कि जो अनिरुद्ध हैं वो एक नॉन रेजिडेंट हैं, तब उनके ऊपर TDS लायबिलिटी क्या रहेगी?
नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर टीडीएस प्रोविजंस आर गवर्न बाय सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड टीडीएस रेट इनके ऊपर रहेगा 20%, ओके, विच इज डबल ऑफ द रेट्स एट विच टीडीएस इज डिडक्टेड फॉर रेजिडेंट्स। अब कोई ऐसी सिचुएशन है क्या जब हमें डिविडेंड भी मिले और हमारा टीडीएस भी डिडक्ट ना हो? हाँ, इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर हमें डिविडेंड किसी इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए, फॉर एग्जांपल अनिरुद्ध ने रिलायंस में ना लेकर शेयर्स एलआईसी में लिए होते हो और एलआईसी से उन्हें 26,250 का डिविडेंड आता, तब उस डिविडेंड पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, क्योंकि ये एक प्रोविजन है जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड्स पे करती है देन टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। सेकेंड एक्सेप्शन है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिलता है देन टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एलआईसी ने शेयर्स ले रखे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के और एलआईसी को ये डिविडेंड अमाउंट मिला, तो जब एलआईसी को डिविडेंड्स रिसीव होंगे रिलायंस से तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एंड थर्ड ऑप्शन ये है, अगर कोई भी शेयर होल्डर 15G या 15H फॉर्म सबमिट करता है उस कंपनी को जिसके उसने शेयर्स ले रखे हैं और उस स्टेटमेंट में डिक्लेयर करता है कि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं फॉल करती है और उसकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी निल रहेगी, और ये स्टेटमेंट वो फिल कर कर उस कंपनी में देते हैं जिनके उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, तब भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपनी डिविडेंड इनकम पर टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं? ये टैक्स लायबिलिटी कैसे कम हो सकती है? टैक्स लायबिलिटी तो किसी भी इनकम की तभी कम हो सकती है जब हमें उसमें से डिडक्शंस मिले। तो क्या डिविडेंड इनकम में से कुछ डिडक्शंस ले सकते हैं? ये भी डिपेंड करता है कि जो शेयर होल्डर है उसने शेयर्स एज एन इन्वेस्टर होल्ड करे हुए हैं या एज अ ट्रेडर होल्ड करे हुए हैं। अगर एज अ ट्रेडर उसने शेयर्स होल्ड करे हुए हैं देन जो भी उसके बिजनेस के खर्चे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स वो सारे डिडक्टिबल रहेंगे उसकी डिविडेंड इनकम में से। ओके, बट अगर उसने शेयर्स एज एन इन्वेस्टर होल्ड कर रखे हैं तो एक डिडक्शन उनको मिलती है कि अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है जो कि स्पेसिफिकली लिया है शेयर्स को खरीदने के लिए, ठीक है, तो उस लोन के ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं उस अमाउंट की उन्हें डिडक्शन मिल जाएगी। बट इसमें भी लिमिट्स हैं, ये नहीं कि आपको सारे अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी, इसमें लिमिट है। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। What are the deductions available if the dividend income is taxable under the head income from other sources? In such case, only one deduction can be claimed from dividend income, and if the shareholder has borrowed any interest-bearing loan for investment in shares, then the interest paid on such loan can be claimed as deduction. The maximum amount that can be claimed is 20% of the gross dividend और द इंटरेस्ट अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें क्या डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव केस मिस्टर अनिरुद्ध पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन अ लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है, अब अनिरुद्ध ने एक लोन भी ले रखा था जिसकी हेल्प से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करा है, तो उनको कितनी डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम? अब डिडक्टिबल अमाउंट इज लोअर ऑफ 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड। डिविडेंड अमाउंट क्या है? 26,250, उसका 20% हो गया 5,250 एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज 10,000। तो जो डिडक्शन है वो हमें दोनों अमाउंट्स की लोअर मिलेगी, 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन। 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड है 5,250 एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है 10,000, तो हमें डिडक्शन अमाउंट मिलेगी 5,250 की। ओके, इस तरीके से उनका टैक्सेबल डिविडेंड हो जाएगा ग्रॉस डिविडेंड लेस द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू बाय शेयर्स। 26,250 माइनस 5,250 जो कि हो गया 21,000 टैक्सेबल रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि डिविडेंड्स क्या स्पेशल रेट्स पे टैक्स होते हैं या हमारे स्लैब रेट्स पे टैक्स होते हैं? जो डिविडेंड्स इन केस ऑफ रेजिडेंट्स दे आर नॉट टैक्स्ड एट एनी स्पेशल रेट, दे आर टैक्स्ड एज पर द नॉर्मल स्लैब रेट्स। ओके, डिविडेंड इनकम इज एडेड टू द अदर इनकम ऑफ द शेयर होल्डर एंड इज टैक्स्ड एट द नॉर्मल स्लैब रेट्स
applicable to the assessee or shareholder. Now this is in the case of residents. But अगर एक नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है देन इट इज टैक्स एट स्पेशल रेट्स. इसमें डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट रेट स्पेसिफाई करे हुए हैं. लाइक देयर इज सेक्शन 115 AC, 115 AD and 115 E and A. ओके, यू कैन रेफर टू माई ब्लॉग जिसका मैं लिंक अभी शेयर करूंगी, और उसमें आप देख सकते हैं कि अगर नॉन रेजिडेंट्स को डिविडेंड इनकम रिसीव हुए हैं तो वो इंडियन टैक्सेशन में किस रेट पे टैक्स होंगे. उनके लिए स्पेशल रेट्स यूज होते हैं, स्लैब रेट्स पे वो टैक्स नहीं होते. अब क्या होगा अगर हमें डिविडेंड एक कंपनी से मिला जो कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल गूगल और एप्पल. ठीक है, अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने हमें डिविडेंड डिक्लेयर करा. बट अगर हमें एप्पल से डिविडेंड मिलता है तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा. एप्पल से अगर हमें कोई डिविडेंड रिसीव होता है या किसी भी ऐसी कंपनी से रिसीव होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तब भी डिविडेंड इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. बट इसमें हमें टैक्स रिलीफ मिल सकता है अगर यूएसए में प्रोविजंस हैं कुछ विदहोल्डिंग टैक्स के. टीडीएस को वहां पे विदहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं. ठीक है, अगर वहां पर विदहोल्डिंग टैक्स के प्रोविजंस हैं और उस डिविडेंड में से कुछ टैक्स विदहोल्ड हुआ है, तो जब इंडिया में डिविडेंड इनकम टैक्स होगा और वहां पर जो हमारा टैक्स अभी ऑलरेडी होल्ड हो गया है या हमारी टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है उसके ऊपर, उसका हमें टैक्स रिलीफ मिल जाएगा. इसके लिए हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स को रेफर करना होता है एंड उसके प्रोविजंस के हिसाब से हमें ये अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करनी होगी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, एंड हमें टैक्स रिलीफ कैलकुलेट कर उतने अमाउंट का टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, ताकि हमारी डिविडेंड इनकम जो एप्पल से हमें मिली है दो जगह ना टैक्स हो जाए. यूएस में भी टैक्स ना हो जाए और इंडिया में भी टैक्स ना हो जाए. मीन्स एक ही जगह वो टैक्स होनी चाहिए, और इसके लिए हमें DTAA रेफर करना पड़ेगा. अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या डिविडेंड्स मिले हैं. ओके, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है. एक तो आप अपने एक्सक्यूज मी अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं फुल ईयर की, और उसमें क्रेडिट्स देख सकते हैं कि आपको डिविडेंड के नेम से क्या क्या क्रेडिट्स आए हुए हैं. उनको आप जब टोटल अप करेंगे तो दैट वुड बी योर डिविडेंड इनकम फॉर द होल ईयर. ओके, सेकेंड ऑप्शन है बाय लुकिंग एट योर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इज लाइक 26 years एंड इट इज अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल. आप अपने पैन नंबर और यूजर आईडी, पैन नंबर एज यूजर आईडी एंड पासवर्ड से जब लॉग इन करेंगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो यू वुड हैव एन ऑप्शन टू व्यू द AIS. इट इज कॉल्ड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जब आप पार्ट बी पर क्लिक करेंगे देन एक इंफॉर्मेशन कैटेगरी रिफ्लेक्ट करेगी डिविडेंड्स की. देयर यू कैन सी व्हाट आर द डिविडेंड्स पेड बाय वेरियस कंपनीज टू यू, and you can total up that amount and ascertain what is the dividend income received or accrued to you during the financial year. Okay, थर्ड ऑप्शन ये भी है कि आप अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट डाउनलोड करें और उसमें भी आपको दिख जाएंगे कि कंपनीज ने आपको कितने डिविडेंड्स डिक्लेयर करे हैं. ओके, अब आई थिंक माई वीडियो हैव एक्सप्लेन्ड यू in a very understandable and easy way कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे टैक्सेबल होते हैं, उसके ऊपर क्या TDS लायबिलिटीज हैं, एंड हम अपनी डिविडेंड इनकम कैसे सर्टेन कर सकते हैं कि हमें ड्यूरिंग द ईयर मिले. प्लीज सब्सक्राइब द YouTube channel of Tax Planet and keep watching us. Thank you.